हेलो नमस्कार। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारी सरहद की रक्षा करने के बाद अब वो पूरी तरीके से तैयार हैं अपना योगदान प्रशासनिक सेवाओं में देने के लिए। आज इस इंटरव्यू सेशन में राजस्थान सिविल सर्विस में रैंक 29 हासिल करने वाले राजेश जाखड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। राजेश जी, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और बहुत ही सभी व्यूवर्स को बता दूं तो यूजुअली सर की पोस्टिंग सर अभी बॉर्डर पे रहते हैं, बट आज इस इंटरव्यू सेशन के लिए वो हमारे साथ हैं। ये हमारा गुड लक है और ये आप सभी का गुड लक है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आप सभी को रूबरू कराएंगे। सो वेलकम अगेन। थैंक यू मैम, प्लेजर इज ऑल माइन। सर अभी आप एसएसबी में एज असिस्टेंट कमांडेंट हैं। आप ऑलरेडी एसएसबी में हैं तो फिर एसडीएम बनने का क्या सपना था, हम ये जानना चाहेंगे। मैम जैसे हम मेरी उम्र के लोग जब सभी तैयारी करते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक तो जो हमेशा से फोर्स को लेकर बहुत कमिटेड होते हैं, जिनको यूनिफॉर्म चाहिए होती है। मैं थोड़ा अलग तरह का था। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू से ही एडमिनिस्ट्रेशन में आना था और असिस्टेंट कमांडेंट ने मुझे चूज कर लिया और फिर तो मैं यहाँ रम गया 2 ढाई साल से। लेकिन मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ और बस उसी सपने को साकार करने के लिए अब मैं एसडीएम की तरफ रुक किया है मैम। आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले आपने असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे चार्ज संभाला और अब आप एसडीएम बनने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। मैम मैंने 12th तक तो शेखावाटी स्कूल लोसल सीकर से अपनी 12th तक स्कूलिंग पूरी की। उसके बाद मैंने जयपुर से एसकेआईटी कॉलेज से बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में 2011 से 15। और बीटेक करने के बाद में मैंने एलएलबी किया 2015 से 18 यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से। और उसके बाद में उसी एलएलबी के दरमियान ही 2016 में यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया और 2019 में मैंने असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया मैम। और साथ में ये स्टेट सर्विस की और यूपीएससी की तैयारी एज वेल एज कर ही रहा था। और अभी रिसेंटली 13 जुलाई 2021 को जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें फिर मेरा एसडीएम में चयन हो गया। तो ये ऐसे ही थोड़ी रोचक सी जर्नी है। बहुत ही डायनामिक आपकी जर्नी रही और आपकी इस थैंक जर्नी यू। से मैं ये कह सकती हूँ कि जो राजस्थान की जनता है उनको एक बहुत ही डायनामिक और एक्सपीरियंस एसडीएम ऑलरेडी मिलने वाला है। मैम ये तो वक्त बताएगा, अभी मैं खुद ये कहूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। सर हम आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, आपके प्रिपरेशन किस तरीके से रही, क्योंकि ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट है और सेकेंड अटेम्प्ट बहुत स्पेशल होता है क्योंकि पहले अटेम्प्ट के बाद जो गलतियां हो जाती हैं, जो सुधारा जाता है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में अगर वो रेक्टिफाई हो जाता है तो वो बहुत स्पेशल होता है। कैसे तैयारी की आपने? मैम इसके लिए मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँगा। मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं आपको सिक्किम बुलाऊँ कि मैम आप सिक्किम आइए और सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के एग्ज़ाम का पेपर बनाइए। तो आप कहोगे मुझे तो सिक्किम का पता ही नहीं है, मैं तो सिक्किम पहली बार आ रही हूँ, मैं कैसे पेपर बनाऊँगी? तो मैं कहूँगा कि अब आप देख लीजिए कैसे बनाना है। तो आप मुझे कहेंगे कि ऐसा कीजिए, आप मुझे पुराने पेपर ला के दीजिए, ताकि मैं देखूँ तो सही कि सिक्किम में पूछ क्या रहे हैं लोग-बाग। तो पुराने पेपर पहले उठाएँगे, यानी एग्ज़ामिनर भी पहले पुराने पेपर देखता है। तो मुझे लगता है एस्पायरेंट को भी उसी अप्रोच से काम करना है। और मैंने पहले अटेम्प्ट में ऐसी गलतियाँ की थी। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये देखा कि मैंने पुराने पेपर सारे उठाए थॉरोली कि भाई एग्ज़ामिनर का माइंड मैंने पढ़ने की कोशिश की कि वो क्या पूछना चाह रहा है। मुझे आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको जो पूछना है, वो हमको आना चाहिए। दूसरा फिर इसमें जैसा कि 3 स्टेज है, प्रीलिम्स है, मेंस एग्ज़ामिनेशन है और फिर इंटरव्यू है। तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको मौके का कमांडर होना है, ऐसा फोर्स में कहते हैं, यानी कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसा कि प्रीलिम्स है, यानी खूब सारा पढ़ना है, पुराने पेपर सोल्व करने हैं, करंट देखना है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आप जितने पढ़ सकते हो, उतने पढ़िए। मेंस आ गया है, मतलब पढ़िए कम, लिखिए ज़्यादा। और लिखने में ये है कि मैं कई बार ये बात सोचता भी हूँ कि हम पढ़ते बहुत अच्छा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ, जैसे अभी तालिबान क्राइसिस चल रहा है अफ़गानिस्तान में। हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिकल, हिंदू का पढ़ा, एक्सप्रेस का पढ़ा, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल अच्छे पढ़े। उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो हम वही लिखेंगे, लाइक मतलब नॉर्मल सा आंसर कि ये होना चाहिए, वो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पढ़ते जो जितना अच्छा पढ़ते हैं, उसका 40-50% तो हमें अच्छा लिखना ही पड़ेगा। हम लिखते हुए रहते हैं हमेशा। ये मेरे साथ था, हो सकता है कि और भी मेरे जैसे जो ऑर्डिनरी एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो कि पढ़ते अच्छा है, लिखते उतना अच्छा नहीं है। तो उसकी बार-बार प्रैक्टिस की जाए, अभ्यास किया जाए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी की जाए। और फिर इंटरव्यू है, तो अब आपको ना पढ़ना है, ना लिखना है।
अब आपको बोलना है, स्पीकिंग स्किल्स पे आपको फोकस करना है। आपका एक प्राइमरी ग्रुप हो जिसमें अच्छे भले बुरे लोग हो, आपको समझाते रहें, बताते रहें कि जैसे मेरे साथ होता था कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, कि थोड़ा ठहराव दीजिए, धीरे बोलिए, कोई बात गंभीर बात है उसको और थोड़ा तरीके से कहिए। तो यही मतलब कि हर आपको अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी को हर एग्जाम के हिसाब से बदलना है। एग्जाम की जो डिमांड है उसके अनुसार आपको अपना काम करना है। ये मैंने इसमें महसूस किया मैम। हम कई बार कई लोगों से हमने ये स्ट्रैटेजी सुनी एग्जामिनेशन कैसे समझना है, लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया मुझे लगता है बहुत ही आसान हो गया। और क्या एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, अगर किसी और को पेपर बनाना है तो वो कैसे समझेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है लास्ट ईयर के पेपर्स को रिफर करना। राइट। आपने एक ओवरव्यू दिया कि प्रीलिम्स की क्या मेन रिक्वायरमेंट है, मेंस की क्या रिक्वायरमेंट है और इंटरव्यू की क्या रिक्वायरमेंट है। हम हमेशा कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ तैयारी करनी है, आपके केस में कैसे था? बात ठीक है कि अगर ये है एग्जाम कब होने वाला है, आपको एग्जाम का एक कैलेंडर है, आपको ये देख लीजिए 8 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी है साथ में, वो तो बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो मैं देखो तैयारी तो ये देख लीजिए तैयारी साथ-साथ शुरू ही रहती है। तैयारी प्री मेंस इंटरव्यू की वैसे कोई अलग तैयारी नहीं है, वो मैंने आपको एक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ओवरव्यू मैंने बताया। अब जब अंदर हम जाएँगे तो प्री में पढ़ने वाली चीज़ हो सकता है आपको इंटरव्यू में बहुत काम आ जाए और मेंस वाली चीज़ भी इंटरव्यू में काम आ जाए, वो तो अलग बात है। अब प्री में क्या है मैम कि अ, ये समझ लीजिए मैं क्या करता था कि मैं देख लेता था भई एग्ज़ाम का कैलेंडर है कि 5 अगस्त 2018 को, आज के ठीक 3 साल पहले मेरा एग्ज़ाम था। तो अप्रैल से फिक्स था कि अगस्त में होना है एग्ज़ाम। तो अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने हैं। तो फिर अब ज़्यादा मेंस-वेंस नहीं खेलना है। अब आपको फ़ोकस होना अगर प्री नहीं हुआ तो आपका खेल ही खत्म हो गया। आप तो बाहर ही हो गए ना लिस्ट से। फिर आप कितने अच्छा लिखते हो बोले किसको दिखाओगे? कि मैं बहुत अच्छा लिख लेता अगर मैं मेंस लिखता तो। तो पहले प्रीलिम्स कीजिए। प्रीलिम्स में स्पेशली मैं स्टेट पीसीएस के लिए और राजस्थान के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि हम जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हमारी कंप्लेन होती है कि राजस्थान का जो प्रीलिम्स होता है, वो तो बहुत ही अलग तरह का होता है, उसमें तो ऐसे फैक्ट पूछते हैं। भाई पूछते हैं, इस बात को स्वीकार कर लो। अब तैयार वही करना है। आप तो पेपर बनाओगे नहीं, जो आपके हाथ में नहीं है। आप पॉलिसी मेकिंग में नहीं हो ना अभी। एक कमीशन है, उसका एक एग्ज़ामिनेशन का सर्टेन प्रोसीजर है। पेपर वो बनाएगा, आपको उसी पेपर को सोल्व करके सेलेक्ट होना है। पहले तो स्वीकार कर लीजिए, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो कि हाँ भाई मुझे इस पेपर को करना है। फिर उसमें आप क्वेश्चन छाँटिए। 4 साल के पेपर देखिए पुराने। जब पुराने 4 साल के पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक सर्वे पे इनका कितना फ़ोकस है। कल्चर वाला पार्ट कितना पूछ रहे हैं, हिस्ट्री कितना पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी कितना पूछ रहे हैं। फिर सिमिलरली मेंस का सिलेबस है। सिलेबस में लिखा हुआ है 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, 5 के आएँगे और 10 के आएँगे। 2 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 10 मार्कर्स, 15 वर्ड में, 50 वर्ड में और 100 वर्ड में। यानी 100 वर्ड का क्वेश्चन आपका मैक्सिमम है। यूपीएससी नहीं है कि 200 250 वर्ड का क्वेश्चन है। यानी 100 वर्ड का क्वेश्चन मैक्सिमम मतलब ज़्यादा भूमिका मत बनाइए। पूछा है आपको फॉर एग्जांपल आपको कुछ पूछा है कि राजस्थान में सॉरी इंडिया का पर्सपेक्टिव थोड़ा लेते हैं कि इंडियन जो सेकेंडरी सेक्टर है अपना मैन्युफैक्चरिंग है, ये बहुत ही कम ग्रो कर पाया और हम डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर में जंप कर गए। तो उसमें आप पता चले 4 लाइन में तो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा मत कीजिए, 100 वर्ड में लिखना है। फटाफट शुरू कीजिए जो पूछा है। तो ये थोड़ा-सा मतलब छोटी-छोटी ट्रिक्स मैंने इसमें महसूस की मैम। बहुत जरूरी है आप कौन से एग्जाम लिख रहे हैं। अगर हम आरपीएससी की बात करें तो एग्जामिनेशन को समझें, एक जनरल एग्ज़ैक्टली। पैटर्न पे एग्जामिनेशन ना दें कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी। और जैसे यूपीएससी के पैटर्न पे आपको आरपीएससी का एग्जामिनेशन है तो आरपीएससी समझ के दें। बिल्कुल। आपने बताया कि इसमें डेफिनेटली जो बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है, वर्ड लिमिटेशन, 100 वर्ड, 200 वर्ड, जैसे भी हो, कैसे अपने आंसर्स को सबसे अलग करें, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सेम रिसोर्सेज यूज करते, सभी यही बताते कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, बट फिर भी उनको किस तरीके से असिमुलेट करना है अपने आंसर्स में। ये काफ़ी मुश्किल सा सवाल है वैसे तो। मैं कोशिश करता हूँ इसका उत्तर देने की। क्योंकि इसका आंसर सभी हम सिलेक्टेड लोग भी एक ही आंसर देते हैं, वही बुलेट पॉइंट में लिखिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो अब मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा इससे अलग बताने की, कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अलग नहीं लिख सकते, ये तो तय है। अब मान लीजिए खेजड़ी राजस्थान में एक पौधा होता है मैम, खेजड़ी पे पूछेंगे, तो आप वही लिखोगे जो सब लिखोगे, उसमें अलग से कुछ अपना नहीं लिख सकते। लेकिन कोशिश कीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जो आपको जंप करवा देंगे, एग्ज़ामिनर के माइंड में इमेज बन जाएगी कि हाँ, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसको मुझे एवरेज नंबर देके नहीं छोड़ना है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है मान लीजिए आपकी फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, एथिक्स में आपका इंटरेस्ट है, एथिक्स में कोई कांट पे क्वेश्चन आ गया, सातरे पे आ गया, किसी भी ऐसे थिंकर पे आ गया जिसके बारे में आपको कोई ऐसी बात पता है जो आपको लगता है कि ये मुझे बतानी है, उस चीज़ को थोड़ा-सा हाइलाइट कर दीजिए, उस आंसर को थोड़ा-सा ठीक लिखिए और बस
वही है कि क्वेश्चन की डिमांड हमको देखनी है। ये पहले से फंडे बना के नहीं जाना है कि सारे बुलेट पॉइंट में लिखूंगा, सारे पैरा में लिखूंगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि ये समझ लीजिए कि आ गया कि जो प्लेट्यू नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, केवल 5 नंबर में सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो फिर आप बुलेट पॉइंट मोटा मोटा लिख दीजिए, साइड में जगह मिली वहां हल्का सा मैप बना दीजिए कि ये इंडिया का मैप है, ये छोटा नागपुर है, ये स्टेट है, हो गया आपका काम। अब उसमें आप कुछ भी अलग नहीं करेंगे, अलग करेंगे तो आपने मैप बना दिया, बात ठीक है। अब सिमिलरली क्वेश्चन इस तरह से आ गया, कोई थॉट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए यू क्वेश्चन आ गया कि अगर मोहम्मद गौरी इंडिया में नहीं आया होता तो इंडिया की सिचुएशन कुछ अलग हो जाती। अब पता चले आप उसमें बुलेट पॉइंट लिखने में लगे हो, तो इसमें क्या बुलेट पॉइंट लिखेंगे आप? ये तो बहुत ही काल्पनिक प्रश्न है। इसके तो अब आपके मौका है कि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, इसका कोई कमीशन वो नहीं बना सकता कि इसका ही आंसर होगा। फिर आप अपना दीजिए, उस समय आप अलग लिख दीजिए। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन को ढूंढिए जहां आपको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी तो वही जो सर्टेन चीजें हम सब बताते हैं, वही बात मेरी तरफ से है कि ज्यादा भूमिका नहीं लिखते हुए वो जरूर लिख दीजिए जो उसने पूछा है, बजाय इसके कि जो आपको आता है। कई बार हम वो लिख के आ जाते हैं कि मेरे को ये आता है, तुमने क्या पूछा मुझे पता नहीं है। तो लिख कम से कम वो तो लिख दीजिए जो उसने पूछा है। बाद में समय इजाजत देता है और जगह इजाजत देती है, तो बाकी चीजें हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपने बताया कि एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चंस की डिमांड है उसको समझ के लिखें। ये वेरी करेगा उस समय एग्जैक्टली। क्वेश्चन के नेचर पे कि वो बुलेट पॉइंट्स में लिखना है कि पैराग्राफ में लिखना है। राजेश जी, राइट। आपने स्टार्टिंग से ही इसमें इम्फेसिस दिया है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है। जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, जो अभी अभी तैयारी शुरू करते हैं, उनमें एक रेजिस्टेंस होता है क्वेश्चन पेपर्स देखने का। उन्हें लगता है कि अभी तो उनका बेसिक ही नहीं क्लियर है, तो क्वेश्चन पेपर्स कैसे देखें? शायद एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये शायद एक चूक है, बहुत बड़ी चूक है। ये मेरे साथ भी हुआ है। ये वाला सेम मैं इस दौर से गुजरा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। मुझे याद भी आ गया सब वो सब कुछ। ये बहुत ठीक आपने क्वेश्चन पूछा। मुझे लगता है कि आजकल तो मार्केट में ऐसी क्वेश्चन बैंक की बुक्स आती है जो टॉपिक वाइज होती है। ऐसे केस में आप क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चन पेपर क्यों देखने हैं आपको? आप जैसे पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में, या फिर मैं हिस्ट्री से थोड़ा समझाता हूँ। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं आप। एंशिएंट में आपको केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन और महाजनपद 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। इंडस वैली, वैदिक और महाजनपद 3 टॉपिक पढ़ने हैं। केवल 3 टॉपिक के क्वेश्चन देखिए। ये मत सोचिए कि सिलेबस पूरा होगा उसके बाद क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा या उठाऊंगी। तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा और आपकी अप्रोच डेवलप नहीं हो पाएगी। अप्रोच किस तरह की? एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। आप पढ़ रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब उसमें आप मोहनजोदाड़ो पढ़ रहे हो, हड़प्पा पढ़ रहे हो और लोथल पढ़ रहे हो, धोलावीरा पढ़ रहे हो, और आप सोच ही नहीं पा रहे कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहाँ से कहाँ तक है, कि ऊपर अफगानिस्तान सूत का डोर से लेकर नीचे महाराष्ट्र में कोई जगह है वहां तक है। समझ रहे हो आप? मतलब वो आपको अप्रोच डेवलप करनी है एग्जाम की, तो आप क्वेश्चन पेपर देखते रहिए। आपने पेपर पहले थोड़ा बहुत देखा है, फिर आप जब पढ़ने लगोगे आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखोगे तो कई बार क्वेश्चन के ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना देते हैं। आपको भी यार उसमें ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ था, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। कम से कम वर्ड्स तो आपके दिमाग में आते रहेंगे। और इंतजार मत कीजिए मेरे हिसाब से सिलेबस पूरा होने का। सिलेबस प्रॉपर कभी कभी पूरा नहीं होता है कि सिलेबस पूरा होने के बाद पेपर उठाएंगे। देखते रहिए पेपर। जब मन नहीं लगा, पढ़ते पढ़ते बोर हुए, मैंने पेपर देखी कि यार किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा आपको पता भी चलेगा कितने पानी में हम। कई बार पता चले हम पढ़ रहे हैं लेफ्ट में और जाना सब कुछ राइट में है, हमारा डायरेक्शन ही गलत है। पेपर तो शुरू से ही आपको बीच बीच में देखते ही रहने हैं। ये मेरा कहना है। जो रेजिस्टेंस की बात आप कह रहे थे कि शुरू में रेजिस्टेंस होता है कि कौन पेपर देखेगा, या थोड़ा डर भी लगता है पढ़ते पढ़ते, वो तो खुद को ही तोड़ना है। उसके लिए कोई कोचिंग, कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं है। वो खुद को पता है, वो खुद को ही करना है कि हाँ पढ़ना मुझे है, सेलेक्ट मुझे होना है, मैं ही देखूंगा और मुझे शुरू करना है। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन में। आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है एग्जामिनेशन की डिमांड को समझते हुए? सच बताऊंगा तो अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं बता ही देता हूँ इसमें कि आरपीएससी में बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर का रोल नहीं है एज कम्पेयर टू यूपीएससी, क्योंकि सिलेबस बहुत डिफाइन किया है आरपीएससी ने। आरपीएससी ने जैसे एक साइकोलॉजी में एक टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर। उसके बाद वो इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप भी लिख देगा कि ये पूछेंगे हम भाई। तो सिलेबस बहुत डिफाइन किया है। न्यूज़पेपर का उतना रोल नहीं है। अपडेटेड रहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया जाए। ये क्वेश्चन पूछा आरपीएससी ने इंटरव्यू में, सॉरी मेंस में। उससे 10-15 दिन पहले न्यूज में था कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो पीएम से बार बार मीटिंग कर रहे हैं, नेशनल वाटर कमीशन से रिकमेंडेशन मांग रहे हैं कि भाई हमको प्लीज ये दर्जा दे दीजिए। तो आप इतना ऐड ऑन कर सकते हो उसमें कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल आयोग से ऐसी सिफारिश की है कि इसको दर्जा दिया जाए। वो थोड़ा सा हेल्प करता है।
दूसरा है कि कुछ क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जो थिंकिंग पे बेस्ड आते हैं, हालांकि इस बार काफी क्वेश्चन थे, तब आप थोड़ा बहुत एक न्यूज़पेपर का रोल रहता है। बाकी मेरा पर्सनली मैं ये राय दूंगा कि जिस हिसाब का एग्जाम का नेचर है, आप खुद देख लीजिए, पेपर उठा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर अवेयर रहने के लिए तो बहुत जरूरी है ही, और साथ में कि आप क्या करोगे, वैल्यू एडिशन करोगे। और जो आपने मुझे पिछला क्वेश्चन पूछा था कि कैसे अपने उत्तर को दूसरों से अलग बनाए, यह तरीका है आपके पास। न्यूज़पेपर पढ़िए, अपडेट रहिए, कोई भी किसी भी स्कीम को आप करंट से जोड़ सकते हैं कि यहाँ हाल ही में कुछ ऐसी स्कीम, वहां पर भी मध्य प्रदेश में भी ऐसी भावांतर टाइप स्कीम आई है कि जितना एमएसपी और जितना रेट होगा उसके बीच का प्राइस दिया जाएगा, तो वो आपको काम आएगा, वो आपको अपने आप बेनिफिट दिलवाएगा। न्यूज़पेपर तो हमेशा ही फायदा करेगा आपको, लेकिन ये नहीं है कि 4 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, वो मध्यम मार्ग आपको देखना है। हमने प्रीलिम्स मेंस करंट अफेयर्स कैसे करना है कवर, वो हमने बात की। अब हम आते हैं इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट पे। आप ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट थे और आपका इंटरव्यू मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डायनामिक हुआ होगा। तो मैं आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी और सभी एस्पिरेंट्स भी बहुत ही इच्छुक होंगे आपके इंटरव्यू को जानने के लिए। इंटरव्यू के बारे में पहले तो मैं बता देता हूँ कि डायनामिक से ज्यादा एडवेंचरस रहा। एडवेंचरस इसलिए रहा कि इंटरव्यू होना था मेरा अक्टूबर में, मैं उत्तराखंड था उस समय, मैं वहां से लीव लेके आया, इंटरव्यू अक्टूबर में कैंसिल हो गया। फिर इंटरव्यू होना था मेरा 9 दिसंबर को, तो मैं सिक्किम था, सिक्किम से मैं लीव लेके गया, इंटरव्यू फिर हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। फिर मेरा इंटरव्यू था 22 अप्रैल को, तो मैं वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में था, सुंदरबन था, साउथ 24 परगना। वापस लीव लेके आया और कोविड गाइडलाइंस की वजह से इंटरव्यू फिर पोस्टपोन हो गया, और फाइनली फिर 2 जुलाई को इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू तक जाना मेरे लिए बड़ी बात थी। मेरी मेरी बटालियन के अफसर्स भी मुझे कहते थे कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू है कब? ये क्या इंटरव्यू है जो कई सालों से तुम कह रहे हो मुझे इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देना है। तो पहले तो ये बात रही। फिर मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ मैम। मेरी खुशकिस्मती ये समझ लीजिए कि मेरी एक हॉबी है गज़लें। मुझे उर्दू मौसीकी और गज़लें सुनना बहुत पसंद है, और यूपीएससी इंटरव्यू में भी मेरे साथ यही हुआ कि मैं ये सोच के चलता था कि जब कोई गज़लों पे बात करेगा, शेर पे बात करेगा, अशार पे बात करेगा, गालिब, फैज़, मिर्ज़ा नौशा पे बात करेगा, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और आरपीएससी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो 4 मेंबर टोटल आरपीएससी में होते हैं। एक प्रिजाइडिंग अफ़सर अपने चेयरमैन हो गए, बाकी 3 एक्सपर्ट होते हैं। तो उनमें एक मैम थी, तो वो काफ़ी गज़लों के बारे में जानती थी। तो मुझे अच्छा लगा कि इंटरव्यू मेरा लगभग उसी पे चला कि आप किसकी गज़लें सुनते हैं। जैसे फिर मैंने खास साहब मेहदी हसन की बताई, फिर की गज़लों का कोई लिरिक्स आप बता सकते हैं। तो मतलब मैं जो उम्मीद कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू इन बातों पे चलेगा, मुझे पता था कि या तो मेरे जॉब पे चलेगा, कि भई आप ऑलरेडी अच्छे जॉब में हो, यहाँ क्यों आ रहे हो? जॉब के नेचर के बारे में क्या करते हो? फोर्सेज़ का कल्चर क्या है? या फिर चलेगा सेकंड पार्ट मेरी हॉबी पे। तो पूरा इंटरव्यू मेरी 90% इंटरव्यू मेरा हॉबी पे चला। और थोड़ा बहुत मैं जिस रीजन से बिलॉन्ग करता हूँ सर, मैं शेखावटी रीजन से बिलॉन्ग करता हूँ। तो शेखावटी हमेशा ही किसान आंदोलन के लिए, सेठों के लिए, शिक्षा के लिए, सैनिकों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। थोड़ा बहुत इंटरव्यू का पोर्शन उस पे चला, और इंटरव्यू मेरा मतलब काफ़ी अच्छा हुआ और मज़ा आया मतलब इंटरव्यू देके। उसमें मेरे आप जो पूछ रहे थे कि क्या बताना चाहेंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने 2-3 जो क्लोज़ दोस्त हैं, उनसे इंटरव्यू देके देख लीजिए। मॉक देते हैं अच्छी बात है, अपने 2-3 दोस्तों के सामने बैठ के देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, और खुद मिरर के सामने होके भी एक बार आप बोल के देख सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी भाषा में उतार-चढ़ाव किस तरह का है या क्या है। और वो तो इंटरव्यू की तैयारी तो अपब्रिंगिंग से है, उसकी कोई अलग से बहुत तैयारी नहीं है, वो तो सदियों सदियों से क्या सालों से चली आ रही है मतलब। डेफिनेटली बहुत ही एडवेंचर से भरा आपका इंटरव्यू था, और जिस तरीके से हाँ। डेट्स कैंसिल होती रही, आप लीव लेकर आते रहे, और डेफिनेटली इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो आपका बहुत ही अच्छा था, आपने बच्चे से बताया। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है। मैं पहले जब मैं शुरू में तैयारी करता था, तो मुझे पहले तो यूट्यूब वगैरह में बहुत ही कम यूज़ करता था और मुझे स्टडी आईक्यू का ज़्यादा आइडिया था नहीं। फिर तैयारी के दौरान मेरे मतलब मैं क्या करता था कि कुछ मेंस के ऐसे टॉपिक होते थे, जो मुझे वाक़ई पता नहीं होते थे कि भई इस टॉपिक पे क्या एक अपनी अप्रोच बनाई जाए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल हटा। एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर खूब सारे आर्टिकल भी हैं, खूब सारा न्यूज़ भी है, मीडिया भी है। तो आपको एक कंक्रीट कोई जगह चाहिए, जहाँ से आपको लगे एक बार मैंने यहाँ से देख लिया, चाहे 20 मिनट का वीडियो देखा, चाहे 25 मिनट का वीडियो देखा, उसके बाद मुझे ज़्यादा इधर-उधर हाथ पैर नहीं मारना है। फिर मुझे कोई आर्टिकल आएगा, उसको सरसरी निगाह से देखना है कि भाई हाँ, ये वाला था, इसमें ये चीज़ एक एक्स्ट्रा मिल गई, बाकी सब पूरा काम हो गया। तो मैं स्टडी आई की क्या बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे कोई टॉपिक पे डाउट होता था, और स्पेशली करंट के टॉपिक पर या फिर कोई ट्रेडिशनल टॉपिक पर, तो मैं उसको लिखता, गूगल करता, यूट्यूब पे जाके लिखता कि हाँ भाई ये स्टडी आईक्यू पे इसका कोई वीडियो मुझे मिल जाएगा। वो वीडियो में 20-22 मिनट का होता,
उसको अगर कोई वीडियो मतलब ये समझ लीजिए मुझे ज़्यादा समझ में आया होता तो थोड़ा-सा स्पीड में देख लेता, तो लगता कि बहुत ही नया टॉपिक है मेरे लिए, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा, तो उसके पर सुन के उसके नोट्स बना लेता। तो इस तरह से मेरे इसमें काफ़ी हेल्प की है और करंट के कई टॉपिक मैंने कवर किए हैं इससे, उसके हल्के-फुल्के नोट्स बना लिए क्योंकि बार-बार यूट्यूब चलाना और वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता था उस समय। तो ऐसे मैंने ये काफ़ी हेल्प रही और इसके लिए मैं मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक यू भी बोलना चाहूँगा स्टडी आईक्यू टीम को। हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। राजेश जी, आप कुछ टिप्स सजेशंस देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैम सच कहूँ तो मुझे टिप्स वगैरह देना ही थोड़ा अलग-सा लगता है कि टिप्स तो क्या दी जाए, सभी तैयारी कर रहे हैं। बस ये है कि 2-3 लोगों से टच में रहिए। मतलब 2-4 लोगों का अपना एक ग्रुप बना के रखें और उसमें आप पूछते रहिए, देखते रहिए जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये ठीक पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ। और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो बड़े लोग कह गए और ये सच भी है, मेहनत आप ही को करनी है। जिसकी आज इस एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक आई है, उसने भी बहुत तपस्या की है और जिसकी 2000 रैंक आई है, उसने भी तपस्या की है। अपना-अपना वक़्त है और पता नहीं किसका क्या साथ, कितने सारे फैक्टर इसमें रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमेशा मेहनत करते रहें। पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखनी है, डिसिप्लिन में अपनी मेहनत करते रहें। दूसरा ये अपने सीनियर्स से या जो लोग रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं, उन सबसे डिस्कस करते रहें और मार्केट में देखते रहें, भई क्या चल रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है, उससे कुछ सीख लें। ऐसे मतलब चौकन्ने रहें, केवल बैठ के ज़्यादा किताबें घिसते भी नहीं रहें। यही कहना चाहूँगा, बाकी मैम ऐसा कोई मंत्र नहीं है, सभी जो तैयारी कर रहे हैं, वो बस लगे रहें, रुकना नहीं है, जब तक मतलब होएगा नहीं, तब तक छोड़ना नहीं है। यही है मेरा कहना तो। थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बहुत सारी टिप्स एंड सजेशंस और आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू वंस अगेन।